नमस्कार, पेश है TM24 पर फॉलो अप की ये नई पेशकश। 5 साल पहले भी कैलेंडर में एक तारीख और साल बदला था, 1 जनवरी 2018। लेकिन उस दिन भीमा कोरेगांव में कुछ ऐसा हुआ कि तारीख को छोड़कर सब कुछ बदल गया हमेशा के लिए। 5 साल पहले पुणे के पास भीमा कोरेगांव में जैसी हिंसा भड़की वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। हालांकि 2 शताब्दी पहले साल 1818 में एक लड़ाई जरूर लड़ी गई थी, मगर वो आत्मसम्मान और आज़ादी की लड़ाई थी। उसी लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हजारों दलित जमा हुए थे। लेकिन उस सभा में जो हिंसा भड़की उसकी आंच पूरे देश ने महसूस की गई। एल्गार परिषद केस में पुलिस की इंक्वायरी और जांच साल 2018 से ही जारी है। जैसे जैसे जांच बढ़ी, इसके तहत कई वामपंथी और इस विचारधारा से सहानुभूति रखने वाले कई लेखक, पत्रकार, शिक्षक और दूसरे पेशों के लोगों पूरे देश से गिरफ्तार किए गए। पुणे पुलिस ने यह दावा किया कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़की, उसके लिए एल्गार परिषद जिम्मेदार है। संगठन ने हिंसा से एक दिन पहले पुणे के शनिवार वाड़ा में एक बैठक बुलाई थी। हिंसा के मामले में जो आरोपी बनाए गए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। UAPA जैसे सख्त कानून के तहत आरोप तय किए गए। 2 साल बाद जनवरी 2020 में पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी गई। उस घटना के 5 साल बाद आज भी कई आरोपी जेल में बंद हैं। कुछ लोगों को लंबे कानूनी संघर्ष के बाद बेल मिल गई, लेकिन एक आरोपी आज भी नजरबंद है, जबकि दूसरे की मौत हो गई। इस पूरे मामले में कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें वकील सुरेन गाडगिल, सुधीर धवले, रोना विल्सन, सोमा सेन, महेश राउत, कवि वरवर राव, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, अरुण फेरेरा, वेनान गोंजाल्विस और पत्रकार गौतम नवलखा जैसे लोग घटना के साल जून से अगस्त के बीच गिरफ्तार किए गए थे। इनमें कुछ दिनों के बाद पुलिस ने लेखक प्रोफेसर आनंद तेंदुलकर, फादर स्टैन स्वामी, हैनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गेचौर और ज्योति जगपाप को गिरफ्तार किया। लेकिन जिस तरह इनकी गिरफ्तारी सुर्खियों में रही, उतनी ही चर्चा इनकी तरफ से दायर की गई जमानत याचिकाओं की भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में जमानत को लेकर इनकी तरफ से दी गई वजहें लगातार चर्चा में रहीं, जैसे जेल में रहते हुए इनकी गिरती सेहत, जेल में हो रही असुविधा और सबसे दिलचस्प इनके खिलाफ लगाए गए पुलिस के आरोपों पर बेहद बुनियादी सवाल। इस रिपोर्ट में हम केस के 5 साल के अहम पड़ावों की चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं 2022 में दिए गए कोर्ट के अहम फैसलों से। लेखक प्रोफेसर आनंद तेंदुलकर को जमानत उनकी गिरफ्तारी के 2 साल बाद मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत 18 नवंबर को मंजूर की। जांच एजेंसी NIA ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में हालांकि चुनौती भी दी। इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 18 नवंबर को ही NIA ने बॉम्बे हाई कोर्ट से प्रोफेसर आनंद की जमानत को स्थगित करने की हालांकि अपील भी की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। प्रोफेसर आनंद को NIA ने 14 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि भीमा कोरेगांव हिंसा में एल्गार परिषद की साजिश में शामिल होने का। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तलोजा जेल में बंद किया गया था, लेकिन 2 साल बाद 1 लाख रुपए के बांड पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। प्रोफेसर आनंद दलितों के मुद्दों पर बोलने वाले एक मशहूर शख्सियत हैं। बतौर इंजीनियर कुछ साल की नौकरी के बाद प्रोफेसर आनंद ने अहमदाबाद के IIM में भी पढ़ाई की है। पुलिस ने दावा किया था कि प्रोफेसर आनंद ने अप्रैल 2018 में पेरिस के एक कॉन्फ्रेंस में जो इंटरव्यू दिया था उसकी फंडिंग माओवादी संगठनों ने की थी। हालांकि प्रोफेसर आनंद ने इन आरोपों का खंडन किया था और गिरफ्तारी के बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर NIA प्रोफेसर आनंद के खिलाफ सिर्फ धारा 39 यानी कि उग्रवादी संगठनों से संबंध के तहत आरोप लगा सकती है। इसके तहत आरोपी को कुल 10 साल तक जेल हो सकती है। प्रोफेसर आनंद चूंकि 2 साल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में जमानत दी जा सकती है। प्रोफेसर आनंद की तरह दिल्ली के रहने वाले लेखक, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा भी जमानत के लिए कई याचिकाएं दे चुके हैं। हालांकि उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होती रहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा गौतम नवलखा को उनके घर में ही नज़रबंद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने घर में नज़रबंद रखने का फैसला 73 साल के गौतम नवलखा की बिगड़ती सेहत के मद्देनजर किया था, लेकिन NIA ने इस फैसला का विरोध किया। लेकिन आगे की सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा। गौरतलब है कि गौतम नवलखा ने 20 अप्रैल 2020 को सरेंडर किया था। इसके बाद NIA ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी न्यायिक हिरासत में तलोजा जेल भेज दिया गया।
ठीक इसी तरह फादर स्टैन स्वामी रांची के पादरी थे। एनआईए ने उन्हें भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद केस में माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया था। 83 साल के स्टैन स्वामी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं थीं। जेल में रहते हुए उन्होंने कई बार बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने को लेकर शिकायतें भी की थी। एक याचिका में उन्होंने कहा था उन्हें पानी पीने के लिए स्ट्रा तक नहीं दिया जाता। उनकी सेहत को देखते हुए कोर्ट ने मई 2021 में मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करने का आदेश भी दिया था, लेकिन यहाँ उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 5 जुलाई 2021 को होली फैमिली हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया। कुल मिलाकर अगर देखा और समझा जाए तो इस पूरे मामले में बैल का कोल्हू बनी एनआईए ने कुल जमा 16 लोगों पर अलग अलग धाराओं में एक ही घटना में मामले दर्ज किए। इनमें सभी या तो वरिष्ठ नागरिक हैं या विभिन्न पेशों के संभ्रांत नागरिक, जिसके बारे में हमारा संविधान भी आज़ादी के विभिन्न परिभाषाओं में पूरी आज़ादी देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संविधान के बेहद नर्म कागजों के ऊपर बंधी मोटी जिल्द यानी सिस्टम को कब, कैसे और कौन खोलकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का जिक्र और फिक्र करता है। धन्यवाद।